हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बी ए स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस, जो भिंगेचू है उसका जो पार्ट 94 था ना, वो एज मतलब डिट्टो कॉपी था हमारे पार्ट 92 की। तो मैं उसे दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। जिसमें पार्ट 92 वो था जिसमें जो हमारा शेंगचिंग हुआ था उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था और मोबिजुन को वो छोड़ के चला गया था। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बुरी तरह से गार्ड किया जाता है मोबिजुन के आसपास के सराउंडिंग को। और यहाँ पर वो है, वो ऑलरेडी एक जगह पे था जहाँ पर खाली डीमंस रहा करते थे। मोबिजुन जो था वो हमेशा सोचता था कि वो एक ओबिडेंट इंसान था। यहाँ पर शेंगचिंग हुआ जो है वो उसके पास वापस आ जाता है। वो हॉल में सामने बैठा होता है जो कि उसके स्लीपिंग चैम्बर्स के बिल्कुल पास में था। यहाँ पर वो आकर रुकता है। यहाँ पर 3 पिलर थे जो कि एक बड़े जाइंट पिलर को संभाले हुए थे। यहाँ पर वो आके रुकता है और वहाँ पर एक जगह छुपकर वो बैठ जाता है ताकि उसे कोई ना देख सके। और यहाँ पर वो भी किसी की बातें नहीं सुन सकता था। मोबिजुन एकदम से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक बड़ी ही फैमिलियर सी वॉइस आती है जो कि यहाँ पर शेंगचिंग हुआ को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान इसे यहाँ मिलेगा। ये कोई और नहीं बल्कि मोबिजुन का अंकल होता है। मोबिजुन के फादर की डेथ हो गई थी और उसके अंकल और उसके बीच कहीं ना कहीं एक कंपटीशन था क्योंकि दोनों के बीच में नहीं बनती थी। यहाँ पर उसका अंकल कहता है, मेरे नेफ्यू तुमने थ्रोन को असेंड कर लिया है। मैं यहाँ पर पूछने आया हूँ कि क्यों ना हम वाइन पिएं और इसे सेलिब्रेट करें। तुम बहुत जल्दी वैसे भी अनकैपेबल है उन चीज़ों के। तुम्हारे मरने के बाद ये चीज़ मुझे ही मिल जाएगी। यहाँ पर मोबिजुन धीरे से कहता है, सेलिब्रेशन वाइन एक साथ पीने का क्यों। वो कहता है, वैसे भी इन 7 दिनों में मैंने सुना है कि रियल मोबिजुन बाहर आ गया है। तुम एक असली मोबिजुन बन गए हो। ये सेलिब्रेशन की बात नहीं है। शेंगचिंग हुआ मन में सोचा होता है कि यहाँ पर उसने बहुत सारी स्टोरी लिखी थी जिसमें से उसे याद था कि ये अंकल ना बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकिंग है। यहाँ पर धीरे से वो मन में सोचा होता है, ये मोबिजुन ना ये पक्का इसके साथ कुछ गलत ना कर दे क्योंकि इसके अंकल भी बिल्कुल डीमन थे और वो अनइनवाइटेड गेस्ट थे स्पेशली मोबिजुन के लिए। उनका नाम था लिंग वांगजुन। यहाँ पर वो धीरे से उसके स्लीपिंग चैम्बर में घुस जाते हैं जहाँ पर मोबिजुन जो था वो ऑलरेडी कुछ टाइम से, यानी कि कहा जाए उसके बर्थ के बाद से उसकी बॉडी वहीं रहती थी। वो लोग अक्सर ठंड में कल्टिवेट किया करते थे। उसने प्लान किया हुआ था कि वो अपनी जनरेशन का जो मोनार्क है वहाँ पर मोबी क्लैन का जो अक्सर जो लोग हुआ करते थे वो मर जाते थे और उन्हें वहाँ पर ठंडी जगह पर दफनाया जाता था। वहाँ पर उनको अब कल्टिवेट करना होता था और उससे सारी अपने सोर्सेज लेनी होती थी। जो लिन क्वांगजुन था ना, उसको ये पता था कि उसके भाई के जीते थी वो असेंड नहीं कर सकता। तो उसके भाई जब मर गए तो उनका बेटा था, तो ऑब्वियसली राजा का बेटा चीज़ों को पूरे के पूरे थ्रोन को असेंड करता है। और उन्हें ये पता था कि अब मोबिजुन उनके रास्ते का काटा है तो वो उसे यहाँ पर मारना चाहते थे। ओरिजिनली जो मोबिजुन था उन्हें वो बताने आते हैं कि तुम्हें इस तरह से ये चीज़ें कल्टिवेट करनी होगी। मोबिजुन जानता था कि अगर उसे अपनी फैमिली की लीगेसी आगे बढ़ानी है तो उसे चीज़ें कल्टिवेट करनी होंगी, लेकिन वो कहीं भी इन चीज़ों को आगे कल्टिवेट करने के लिए इच्छुक नहीं था। लेकिन उसके अंकल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा तेज थे। लिंग वांगजुन धीरे से उसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, एक दिन तुम किसी भी सिंगल पर्सन को एज अ मोबी क्लैन तुम आगे नहीं बढ़ा सकते अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा होगा। था वो कहता है, मैं बढ़ाना भी नहीं चाहता। लिंग ग्वांगजुन जो थे वो हंसते हैं और कहते हैं, तो तुम अपने साथ किसी को यहाँ नहीं लाए। मैंने अभी देखा कि तुम्हारे आसपास वो कोई ह्यूमन था जो घूमता रहता था। मैंने सुना है तुमने उसे भी भगा दिया। क्यों? उसने क्या तुम्हें इतना प्रोवोक किया? मैंने सुना है तुमने इतनी बुरी तरह से मारा था कि रूमर्स फैले हुए हैं तुमने उस बेचारे को, काफ़ी दिन तक उसे चोट आई हुई थी। यहाँ पर मोबिजुन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और लियांगजुन फिर से कहते हैं, तुम्हारे अंकल सिर्फ पूछना चाहते हैं तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो, इस तरह से अजीब से एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो। मोबिजुन कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। यहाँ पर वो धीरे से कहते हैं, तुम मेरी डीमन फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। अनफॉर्चुनेटली मेरी क्लैन जो है उसने ये चीज़ें सेट नहीं की थी। ऐसे मैं विटनेस कर सकता हूँ तुम्हारी सक्सेशन सेरेमनी का, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मैं तुम्हारे फादर का यंगर ब्रदर हूँ, यानी कि तुम्हारा चाचा लगा, और मैं तुम्हारे लिए चीज़ें नहीं कह रहा। मैं यहाँ जानता हूँ तुम्हारे लिए यहाँ कोई भी नहीं खड़ा। अगर मैं इस वक्त तुम्हें मार भी दूँ तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। लियांगजुन यहाँ पर कुछ अच्छे इरादे से तो आए नहीं थे। वो कहते हैं, जब से तुम पैदा हुए हो तुम हमेशा ओवरलोड हो। मैंने तुम्हें हमेशा बड़े प्यार से ट्रीट किया, मैंने तुम्हें अपना मानकर ट्रीट किया, और तुम बचपन में तो बहुत क्यूट थे। जैसे ही उसने बचपन का जिक्र किया और कहा कि तुम क्यूट थे तो उसे बहुत सारी यादें आ गई, जिसमें से शेंगचिंग हुआ को याद आई कि मोबिजुन का जो अंकल था वो इस बेचारे बच्चे को, जब ये 3 से 4 साल का था, इसे जानकर यहाँ पर डीमन वर्ल्ड से बाहर धक्का दे दिया था, जहाँ पर मोबिजुन को काफ़ी लोगों ने बहुत पीटा था। इवन उसे ले जाकर एक जगह जो हुआनहुआ पैलेस है उसमें ले जाकर बंद भी कर दिया गया। उसे टॉर्चर किया गया, खाने पीने को नहीं दिया गया। मोबिजुन के अंदर वो बहुत सॉफ्ट था, लेकिन एक छोटे से बच्चे जो कि 3-4 साल का हो उसके अंदर इतनी ज़्यादा हेट्रेड तभी आएगी, या फिर वो ह्यूमन से इस तरह से ट्रीट तभी करेगा जब उसे ह्यूमन्स ने इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया गया हो। उसे हुआनहुआ पैलेस के उस वाटर प्रिजन में रखा गया था कि वो डर डरा के मर ना जाए। वो बेचारा बहुत छोटी सी उम्र का था और इस उम्र में उसे इतना टॉर्चर उसके अंकल की वजह से झेलना पड़ा, तो उसे गुस्सा आ रहा था उसके अंकल ये बातें क्यों कर रहे हैं। मोबिजुन उस बारे में कभी बात नहीं करना चाहता था, और जब उसके अंकल कहते हैं कि वो उनका फेवरेट था तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। वो यहाँ पर किसी से भी इस बारे में बात नहीं करता। उसके पिता को भी चीज़ पता नहीं थी, अनटिल अनलेस बहुत उसने सफ़र किया तब जाके उसके पिता को ये चीज़ें पता चली थी, और वो मोबिजुन को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर उसकी सक्सेशन सेरेमनी आने वाली थी, लेकिन वो इस चीज़ को विटनेस किसी को भी नहीं करने देना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सक्सेशन सेरेमनी के टाइम पे उसे बहुत सारी चीज़ों को कल्टिवेट करना पड़ता, अपने जो
एंचेस्टर थे उनकी पावर को इनहेरिट करना पड़ता और थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी जो थी वो अनमूवेबल हो जाती, हिलती डुलती नहीं, एक जगह बैठी रहती, स्थिर वो उन चीज़ों को रिमेन याद करती रहती। लियांगजुन जो थे वो कहते हैं तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो। यहाँ पर मोबिजुन कहता है मैं तुम्हारे सामने तो ये चीज़ कल्टिवेट नहीं कर सकता, सक्सेशन नहीं बन सकता। तभी लियांगजुन जो है वो धीरे से कहते हैं कि ऐसा है कि तुम डर रहे हो कि जब तुम ऐसे कल्टिवेट करोगे और इस पोजीशन में होगे मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। मैं तुम्हारा अंकल हूँ मोबिजुन, चलो चलो तुम्हें जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को करना होगा, तुम्हें उस स्टेट में जाना होगा जहाँ पर तुम मेडिटेट कर सको और मेरे सामने उन चीज़ों को जो है इनहेरिट कर सको। यहाँ पर वो एकदम टाइगर जो कि अपने शिकार पर घात लगाए हुए बैठा था, बिल्कुल वैसे ही बैठा हुआ था। यहाँ ज़बरदस्ती ही सही जो मोबिजुन होता है वो ज़ोर से हंसता है और यहाँ पर शेंग चिंगहुआ अपने दांत घिसने लगता है। वो जानता था कि अगर मोबिजुन ऐसा करेगा तो वो बिल्कुल चाकू की धार पर अपना सिर रखने जैसा होगा। यहाँ पर मोबिजुन लिंगवांगजुन के सामने ही उस पोजीशन में बैठता है और यहाँ पर वो धीरे से मोबिजुन उस जगह को गार्ड करने लगता है। वो देखता है कि यहाँ पर कोई चीज़ ना आ जाए और धीरे से वो डिमानिक एनर्जी जो थी वो उसके हाथों में आती है। वो उन्हें ध्यान लगाकर चीज़ों को मेडिटेट करने लगता है। लिंगजुन जो है धीरे से आते हैं और कहते हैं कितना टाइम हो गया, तुम कितनी देर तक इसे गार्ड कर पाओगे। जब मैं आऊँगा तुम्हें नहीं लगता उन 7 दिन बाद क्या होगा तुम्हारा, और क्या तुम्हारी चीज़ें ठीक से रह पाएंगी। यहाँ पर वो देखता है कि मोबिजुन जो था वो यहाँ पर मेडिटेट करने बैठ जाता है। वो उस पर बस अटैक करने वाला होता है कि यहाँ पर जो हमारा शेंग चिंगहुआ होता है वो सामने आ जाता है। शेंग चिंगहुआ से रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके अंकल कहते हैं तुम रोक क्यों रहे हो। तो शेंग चिंगहुआ यहाँ प्रिटेंड करता है और कहता है इस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी है, मेरा वक्त आ गया है इससे लड़ने का। यहाँ पर शेंग चिंगहुआ सामने आ जाता है और कहता है प्लीज़ आप इसके अंकल हैं लेकिन प्लीज़ ये शुभ काम मेरे हाथों से मोबिजुन को होने दीजिए। इसने मुझे दिन में 3 बार मारा है और इतनी बुरी तरह से लास्ट टाइम मारा था कि लोगों को पता है कि मेरे ऊपर कितने सारे निशान आ गए थे। लिन ग्वांगजुन जो है वो सोचता है कि शायद शेंग चिंगहुआ जो है वो यहाँ पर सच में रिवेंज लेने आया है। वो पीछे हट जाता है लेकिन शेंग चिंगहुआ जो है मोबिजुन के पास जाता है, 3 फायर क्रिएट कर देता है जो कि ऐसी फायर थी जहाँ पर मोबिजुन के आसपास कोई नहीं आ सकता था। शेंग चिंगहुआ जो है मन में सोचता है ये सारी चीज़ें मैंने शेंग चिंचू से कहकर जो है अपने लिए डेवलप कराई थी, ये आग किसी को भी मोबिजुन के पास नहीं आने दे सकती थी। वो आराम से अपनी प्रक्रिया को जारी रख सकता था, उस प्रक्रिया के द्वारा वो अपने इनहेरिट की चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने अंदर ला सकता था। यहाँ पर जैसे ही वो ये कर देता है तो मोबिजुन के अंकल और गुस्सा हो जाते हैं और वो शेंग चिंगहुआ को कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम इसे वापस से जैसे तैसे करो, तुम इससे मुझे रोक नहीं सकते। तो शेंग चिंगहुआ कहता है आप कुछ भी कर लीजिए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर वो उसके अंकल उसे मारने लगते हैं तो वो कहते हैं आप मुझे मार भी देंगे तब भी मैं मोबिजुन के खिलाफ नहीं जाऊँगा, वो मेरा लॉर्ड है। यहाँ पर वो धीरे से कहते हैं इसे उठाओ। वो कहता है मैं नहीं जानता ये कैसे उठेगा, लेकिन हाँ अगर आप मुझे मारेंगे तो हो सकता है मेरी चीख सुन के इसकी आवाज़ कम हो जाए। शेंग चिंगहुआ सोचता था कि अगर मुझे मारा जाए, मुझे पीटा भी जाए तो मुझे बचाने वैसे भी कौन आने वाला है। वो जानता था कि वो एक ब्लफ खेल रहा है। यहाँ पर मोबिजुन वो दुआ कर रहा होता है कि मोबिजुन जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए, जल्द से जल्द चीज़ों को असेंड कर ले। मोबिजुन जो ध्यान केंद्रित में बैठा हुआ था यहाँ पर उसे बचाने के लिए शेंग चिंगहुआ जो है वो उसके अंकल के द्वारा दी गई मार को सह लेता है। यहाँ पर उसके अंकल कहते हैं देख लो मेरा हाथ इतना तेज़ है, अगर मैंने तुम्हें मारा तो हो सकता है तुम मर भी सकते हो, क्योंकि कहा जाता है मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दम है। शेंग चिंगहुआ आस्ते आस्ते झेल लेता है। वो सोचता है कि मैंने जब मोबिजुन के दिन में 3 बार पिटाई खाई है तो उसके अंकल क्या चीज़ है, लेकिन वो एक चीज़ ये भूल गया था कि जो अंकल है ना वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर उसके अंकल मजाक नहीं कर रहे थे, उसके अंकल एक इतनी ज़ोर का शेंग चिंगहुआ को मारते हैं कि शेंग चिंगहुआ के मुंह से खून निकल आता है। वो शेंग चिंगहुआ को बहुत तेज़ मारते हैं। उसके बाद शेंग चिंगहुआ का बिल्कुल शरीर जो था वो एकदम नीचे लेटा हुआ था। शेंग चिंगहुआ को ऐसा लगा था कि उसके शरीर की जितनी 206 हड्डियाँ हैं ना वो सब टूट गई हैं। इतनी तेज़ उसके बोन की टूटने की आवाज़ आई थी, वो बिल्कुल मर ही गया था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके अंकल कहते हैं तुम इस फायर को हटाओ और मुझे मोबिजुन से मुकाबला करने दो। यहाँ शेंग चिंगहुआ कहता है मुझे फायर लगानी तो आती थी, हटानी नहीं आती, और वो भी एकदम मोशनलेसली यहाँ खड़ा हुआ था। उसके अंकल दोबारा से कहते हैं कि चिल्लाओ। बेचारे शेंग चिंगहुआ को इतनी तेज़ लगा था कि उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकली थी। यहाँ पर वो हल्का सा चिल्लाता भी है लेकिन उसके अंकल कहते हैं इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें और तेज़ चिल्लाना होगा। यहाँ पर शेंग चिंगहुआ कोशिश भी करके उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी क्योंकि उसका पूरा शरीर नम पड़ गया था, उसकी बॉडी में कोई भी शिरकत नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी, और यहाँ पर वो बिल्कुल रोने की कगार पे आ गया था। यहाँ पर उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है माय लॉर्ड, क्योंकि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। वो मन में दुआ कर रहा था मोबिजुन जल्दी से उठ के आए। यहाँ अभी उसका अंकल फिर से उसे मारने ही वाला होता है कि अपने साथ रिंग फायर लेकर यहाँ पर मोबिजुन फिर से आ जाता है और शेंग चिंगहुआ को बचाता है। यहाँ पर वो अपने अंकल को बहुत तेज़ मारता है। फिर उसका अंकल इतनी तेज़ वो मारता है कि उसका अंकल दूर वो लड़ते लड़ते पहाड़ी से ही उसे नीचे गिरा देता है। यहाँ पर जो हमारा शेंग चिंगहुआ था ना उसकी बॉडी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो सुनता है कि यहाँ पर गिरने की आवाज़ आई है। वो देखता है दूर मोबिजुन जाकर अपने अंकल को मारने और वहाँ से भगाने के बाद बुरी तरह से गिर गया है। यहाँ पर शेंग चिंगहुआ मन में सोचता है कि इसने क्या वो चीज़ें असेंड तो कर ली है ना, अपने अपने ओल्डर्स की, अपने एंसेस्टर्स की पावर। वो यहाँ पर मोबिजुन के पास जाता है और मन में सोचता है अगर तुमने वो हासिल नहीं की तो तुम उठकर मुझे बचाने क्यों आए। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो इंसान मुझे जालिमों की तरह मारता हो, एक बार भी नहीं देखता, वो इंसान मुझे बचाने यहाँ क्या करने आएगा। यहाँ पर वो मोबिजुन के पास जाता है और कहता है मेरा काम कंप्लीट हुआ, तुमने कहा था कि तुम मेरा फेस नहीं देखना चाहते। यहाँ पर
बिल्कुल पास भी मत आना, मेरा फेस भी मत देखना, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर मोबिजुन कहता है अब भी तुम जा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ये कह रहे हो तुम जा रहे हो। शेंग चिंगहुआ कहता है कि तुमने ही मुझे पहले बोला था कि चले जाओ। मोबिजुन कहता है अगर ऐसी बात है तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। शेंग चिंगहुआ कहता है ठीक है। वो वहाँ से जाने लगता है। मोबिजुन की बॉडी अभी भी हिल नहीं रही थी। यहाँ पर वो मोबिजुन को कहता है पर मेरा मन है जिस तरह से तुमने लास्ट टाइम मुझे मारा था मैं भी मारूँ। यहाँ पर मोबिजुन उसे कह देता है अगर इतनी हिम्मत है तो मार के दिखाओ। शेंग चिंगहुआ उसके पास आता है और यहाँ पर वो उसे गुस्से में उसका चेहरा देखता है और ज़ोर से उसे पंच करता है। कहता है क्यों, मज़ा आया ना। फिर वो उसके दूसरी जगह गाल खींचता है और वहाँ पे भी मुक्का मार देता है और कहता है क्यों, अब मज़ा नहीं आया, मुझे भी तो तुम जानवरों की तरह मारा करते थे, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। यहाँ पर मोबिजुन उसकी तरफ देखता है और कहता है नहीं, तुम नहीं जा सकते। शेंग चिंगहुआ कहता है नहीं, अब मैं जाऊँगा, अब मैं तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं रहूँगा। तुमने मुझे जानवरों की तरह मारा पीटा और कभी भी ये नहीं देखा कि मेरे क्या मजबूरी है। तुमने अगर मुझे बताया होता कि 7 दिनों के अंदर अंदर क्या कल्टिवेशन तुम्हें चाहिए तो मैं यहाँ रुक जाता, लेकिन तुम्हारी ईगो बहुत बड़ी है। लेकिन पिछली बार तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था और अब मैं तुम जैसे सेल्फिश इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। जब शेंग चिंगहुआ को मोबिजुन के अंकल ने मारा था तो उसे ऐसा लग रहा था मोबिजुन का अंकल तो बहुत ही बड़ा डीमन है, क्योंकि उसे मोबिजुन द्वारा मारा गया कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। वो मोबिजुन को इसी तरह से जब वो अनमूविंग स्टेट में था, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरह कल्टिवेट नहीं कर पाया था, उसकी बॉडी लो हो गई थी, उसकी एनर्जी सारी की सारी निकल गई थी। अंकल को पीटने और मारने के भगाने के बाद मोबिजुन अब हिल नहीं पा रहा था, डुल नहीं पा रहा था, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में शेंग चिंगहुआ कुछ कहे बिना पहले उसे 2-3 मुक्के मारता है और उसके बाद उसे छोड़ के वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही मोबिजुन में वापस से एनर्जी आएगी वो उसे पकड़ के बहुत पीटेगा, बहुत मारेगा। तो यहाँ पर वो चुपचाप एक गुमनाम जिंदगी जीने लगता है, क्योंकि मोबिजुन कहीं भी साय में शेडो के थ्रू आ जाया करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में किसी को पता चले वो कहाँ रह रहा है और किस हालत में है। यहाँ पर चैप्टर 96 की शुरुआत होती है। ये गाइस एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पर आराम से एक इंसान रेस्ट कर रहा होता है और वो दूसरे इंसान को देख रहा होता है। ये फर्स्ट टाइम था इस सिचुएशन में। यहाँ पर शेन चिंचू जो था वो देख रहा होता है कि वो ड्रीमस्केप में आ गया है, वो भी लुओ बिंगे के ड्रीमस्केप में। एक बार उसने ग्राउंड को हिट किया था, वो सीन उसे याद था जो कि अभी चेंज नहीं हुआ था, जैसे कि वो हवा को राइड कर रहा हो और यहाँ पर कोई तारे पकड़ के उसे खींच रही हो। ये 100% जो था हुआनहुआ पैलेस की जगह थी जो उसे ड्रीम में दिख रही होती है। यहाँ पर उसे हुआनहुआ पैलेस का एंट्रेंस दिख रहा था, मेन हॉल दिख रहा था, और पास में लुओ बिंगे जो है वो ऑलरेडी वेट किया करता था उसका ड्रीम एस्केप में। वो इसी जगह दोनों मिला करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा वेरी फैमिलियर जगह थी उन लोगों के लिए, और यहाँ पर वो स्ट्रेंज इवेंट्स भी हुए थे। यहाँ पर वो देखता है कि वो हॉल में था, शेन चिंचू देखता है कि पास्ट में चीज़ें कैसे चल रही थी, और एकदम से उसे शॉक लगता है वहाँ पर मू शीटी को देखकर। वो जानता था यहाँ पर वो जो भी बोलेगा उसकी आवाज़ किसी को दिखाई नहीं देगी। मू चिंगफेन जो है उसे यहाँ पर लुओ बिंगे अपने साथ हुआनहुआ पैलेस में एक बार ले आया था। यहाँ पर ऑब्वियसली बातें उन दोनों की बनती तो नहीं थी। मू चिंगफेन ऐसा इंसान था जो कि कभी भी लियो चिंगे को पसंद नहीं करता था, और उसकी दूसरों से भी इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, लेकिन वो कभी भी किसी के पट्टे में टांग नहीं अड़ाता था। यहाँ पर शेन चिंचू को के लिए उसे यहाँ पर लेके आया गया था कि शेन चिंचू को उसे कैसे तैसे करके ठीक करना है, क्योंकि चिंगजिंग पीक में मू चिंगफेन की ही उसके लिए ड्यूटी लगाई गई थी कि मू चिंगफेन ही उसे देखेगा और ठीक करेगा जब भी वो बीमार होता था। तो क्योंकि उसे ये सब करने के लिए यू चिंगवन ने उसे कहीं ना कहीं फोर्स किया हुआ था। यहाँ पर नेचुरली भिंगे का नेचर ऐसा नहीं था। वो उसे वहाँ लेके आया होता है और कहता है कि आप मास्टर की डिसीज़ का यहाँ पर ढंग से देखें और देखभाल करें। यहाँ पर जो हमारा मू चिंगफेन था वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। लो भिंगे उससे हर कोई नफरत करा करता था क्योंकि वो डीमन रिल्म से था। वो कहता है योर एक्सीलेंसली सर मू, मैं रेफ़र करना चाहूँगा क्यों ना आप एक्नॉलेज करें खुद को, और यहाँ पर एक मेंबर है कांगचोंग माउंटेन सेक्ट का, क्यों ना आप एक बार उस पर नज़र दौड़ाएं। यहाँ पर शेन चिंचू जो कि मन में सोच रहा होता है कि लुओ बिंगे ने कैसे अपने आप को कंपोज कर रखा है, वो भी एक इंसान को देखकर जो कि कोई और नहीं बल्कि मू चिंगफेन है। यहाँ पर वो कहता है मैं आपको कुछ भी एक्नॉलेज करूँ, क्या इससे कोई चीज़ मैटर करेगी? यहाँ पर मू चिंगफेन कहता है तुम्हें मुझे एक्नॉलेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम शेन शिशियोंग के, उन्हें शिजुन कहते थे, उनके डिसाइपल थे। मैं जानता हूँ तुम उन्हें आज भी एक्नॉलेज करते हो, तुम मुझे शिशु कह सकते हो, और तुम जानते हो कि ये तुम एक डिसाइपल रह चुके हो कांगचोंग माउंटेन के। तुम यहाँ पर अब सबसे दूर होकर रहते हो। यहाँ पर लुओ बिंगे कहता है मैंने सर मू को इनवाइट किया है कि वो एक बार आएँ और वो मेरी शिजुन की तरफ देखें। मू चिंगफेन धीरे से कहता है शेन शिशियोंग ऑलरेडी बहुत पहले ही खुद को वहाँ पर सेल्फ डिस्ट्रक्टेड कर चुके हैं, और सबकी आंखों के सामने हुआनहुआ सिटी में उन्होंने खुद को मार दिया था, अपनी स्पिरिचुअल पावर को ख़त्म कर दिया था। और मैं जानता हूँ कि तुमने पता नहीं कैसे इतने टाइम से उनकी जो बॉडी थी वो ख़राब होने से बचाई है, लेकिन मैं मरे हुए इंसान को ज़िंदगी में वापस नहीं ला सकता। यहाँ पर उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हुए फिर से जो हमारा लुओ बिंगे है वो कहता है प्लीज़ उनकी तरफ देखो चन्मू, एक बार उन्हें देखो तो सही। यहाँ पर लुओ बिंगे की ऐसी कंडीशन देखकर शेन चिंचू को बहुत बुरा लग रहा था। चिंगची ऐसे इंसान थे जिसे, और लियो चिंगे ऐसे इंसान था जिसे मू चिंगफेन ज़्यादा पसंद नहीं करता था। पर्सनली उसे बिल्कुल पसंद नहीं था जो लोग लड़ते रहें या दूसरों को जज करें।
लेकिन उसे शेनचिंचू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर आज अचानक से लो भिंगे के मुंह पर ये कह देना उसे बहुत बुरा लग रहा था शेनचिंचू को। लो भिंगे फिर भी कहता है, प्लीज़ सर मू, एक बार तो इसे देखिए। मू चिंगफेन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो देखता है कि यहाँ पर येलो शर्ट में कुछ लोग हुआनहुआ पैलेस को गार्ड किए हुए हैं। वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे रहे थे। और हुआनहुआ पैलेस जो है वो एकदम एक अलग ही तरीके से काम करता था। शेनचिंचू वहाँ सामने आता है। लुओ बिंगे ने वहाँ पर आगे खड़ा हुआ था। शेनचिंचू अपनी ही बॉडी को देखने चाहता था बहुत ही पास से। यहाँ पर मू चिंगफेन जो है वो उसे देखता है और सडनली वो शेनचिंचू उस चीज़ को नहीं देख पाता कि उसकी बॉडी कैसे दिखती थी। मू चिंगफेन यहाँ कहता है, तुमने ऐसा कौन सा मेथड यूज़ किया है कि तुम इसकी बॉडी को अच्छे से प्रिजर्व कर पा रहे हो। लो बिंगे कहता है, इस मेथड के बारे में सर मू ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे क्योंकि पीक लॉर्ड जो चियान काओ पीक के हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर से बता सकते हैं कि मैंने किस तरह से इस बॉडी को बचाया है डैमेज होने से। मुझे इनफैन कहता है, तुम फोर्सफुली अपनी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है उसे शेनचियोंग की बॉडी में डाल रहे हो हर दिन। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा करने से वो तो वापस नहीं आएंगे, पर अगर एक भी दिन उनकी बॉडी में तुमने स्पिरिचुअल पावर नहीं डाली या भूल गए तो तुम्हारी इतने सालों की मेहनत ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर वो कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ, वो पहले ही जा चुके हैं। लियो बिंगे कहता है कि चियान काओ पीक जो है उसकी जितनी भी मेडिसिनल स्किल्स हैं वो सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। सर मू पीक लोड है वहाँ के, और मुझे पता है कि आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। यहाँ पर मू चिंगफेन एकदम से बोल देता है, नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तब लियो बिंगे कहता है, अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो इसका सोल्यूशन ढूंढिए और उसके बारे में सोचिए, और तब तक सर मू को यहाँ से वापस कांगचियोंग माउंटेन जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मू चिंगफेन जो है वो एकदम से काम जाता है। यहाँ पर वो टाइम आ गया था जब वो सारे दरवाज़ों को बंद करवा के मू चिंगफेन को अपने पास बंदी बना लेता है। यहाँ पर वो आगे पीछे घूमने लगता है और लो भिंगे धीरे से उसकी शेनचिंचू की बॉडी से बातें करने लगता है। वो कहता है, शिजुन, शेनचिंचू जो कि ड्रीमस्केप में ये सारी चीज़ें देख रहा था वो शॉक्ड होता है। वो मन में सोचता है लियो बिंगे अपनी मेमोरी में ये सब देखता है क्या? लियो बिंगे आज भी उसकी उस लाश से बात किया करता था और वो आज भी उस लाश को ऐसे दिखाया करता था। इन 5 सालों में वो उस लाश से बात करके ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे वो सुन रहा हो। उसे बहुत बुरा लगता है, उसका दिल भर आया था। वो वहाँ पर खड़ा तो था साइड में, शेनचिंचू यहाँ पर आराम से देख सकता था चीज़ों को। धीरे से वो खड़ा होता है और फाइनली वो लुओ बिंगे की तरफ देखने लगता है, जो कि शेनचिंचू की लाश का चेहरा बड़े ही प्यार से देख रहा होता है और वो लुओ बिंगे के फेस को देख रहा था। लुओ बिंगे यहाँ पर अपना हाथ हिलाता है और वो जो कॉप्स की बेल्ट थी उसे खोल देता है। यहाँ पर शेनचिंचू की जो लेग थी वो ट्विस्टेड हुई थी। शेनचिंचू मन में सोचता है, लुओ बिंगे ऐसा क्या करना चाहता है इस लाश के साथ। ये सीन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था दुनिया के लिए। लगता था कि शायद जो हमारा लुओ बिंगे है वो शेनचिंचू की बॉडी के साथ कुछ गलत कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर वो शेनचिंचू जो था वो बिल्कुल रेड फ्लावर्स जो कि ग्रीन विलो वाइन से बंधे हुए थे वैसा ही लग रहा था। उसकी नेक जो थी वो बहुत सारे स्पोर्ट्स से कवर थी और वहाँ पर उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही थी। लो बिंगे यहाँ पर उसके आउटर रोब्स को उतारता है और वो शेनचिंचू की बॉडी को बिल्कुल ऐसे हक कर लेता है जैसे उसने एक डोल को हक किया हो, और वो वहाँ पर धीरे से उसे हिलाता है और वहाँ पर उसे बड़े प्यार से हक कर लेता है। इनफैक्ट वो अपनी बॉडी को उस बॉडी के साथ हक किए हुए था। वहाँ पर वो अपनी चिन को शेनचिंचू के सिर पर प्रेस करता है और एक हाथ से वो उसकी बॉडी के कर्व्स को हाथ लगाकर सहलाने लगता है। यहाँ पर जितने भी पर्पल कलर के और ग्रीन कलर के स्पॉट उसकी बॉडी पे पड़े होते हैं शेनचिंचू की लाश के ऊपर, वो सब धीरे धीरे हटने लगते हैं। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी से शेनचिंचू की बॉडी को हील कर रहा था। ये देखकर शेनचिंचू का दिल के तार बजने लगते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है। लियो बिंगे उसके साथ वही एक्शन कर रहा था जैसा कि एक बार उसने लियो बिंगे के साथ किया था। लियो बिंगे ने कुछ और किसी और चीज़ से नहीं बल्कि खुद शेनचिंचू से कैसे किसी को रिकवर करते हैं सीखा था। उसे वो टाइम याद आता है जब लियो बिंगे और वो बैम्बू हाउस में थे। फ्लैशबैक यहाँ शुरू होता है। एक सर्द रात थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी फॉरेस्ट में और चिंगचिक पीक में न जाने कितनी सारी बैम्बू लीव्स उड़ रही थी, और यहाँ पर शेनचिंचू जो था वो एक साइड लेटा हुआ था एक छोटे से बेड पे। तभी वो सो रहा होता है, उसकी आंखें बंद होती है। वो देखता है कि यहाँ पर एक पर्सन जो है वो आराम से आया है और वहाँ पर उसकी नींद थोड़ी हल्की सी खुल जाती है। वो देखता है कि एक इंसान यहाँ पर वापस से अपने आप को टोस कर रहा है, टर्न कर रहा है और स्टॉप करता है। यहाँ पर वो बेड से उठता है, अपना कर्टेन हटाता है बैम्बू हाउस का। वो देखता है लियो बिंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, जो कि अभी सोया नहीं है, और यहाँ पर वो आधी रात में क्यों घूम रहा है। शेनचिंचू को याद आता है कि ओरिजिनली उसकी स्टोरी जो थी वो लियो बिंगे जो है वो बाहर रात में होता है और उसे क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर लियो बिंगे यहाँ कर क्या रहा है। वो देखता है लियो बिंगे की बॉडी पे बहुत ज़्यादा निशान हैं। यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। लियो बिंगे यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को दबा रहा था। वो लियो बिंगे के पीछे आता है और उसके हाथ को, उसकी कमर को सहलाने लगता है। लियो बिंगे यहाँ पर उसके हाथ से ज़्यादा दूर नहीं भाग पाता और मिस्टीरियस जगह पर जाकर वो सोचता है। तभी शेनचिंचू से कहता है, लियो बिंगे क्या हो गया? लियो बिंगे कहता है, शिजन आप उठ गए? वो कहता है, मैं सोया ही नहीं था। यहाँ पर लियो बिंगे कहता है, क्या इस डिसाइपल ने आवाज़ करके आपको उठा दिया? आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर बस ऐसे ही आया था, मैं आपको रेस्ट करने देखने आया था, मुझे नहीं पता था आप जाग रहे हैं। यहाँ पर शेनचिंचू से कहता है, तुम्हें ये इंजरी कैसे हुई, इधर आओ। लियो बिंगे कहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये डिसाइपल जो है कल्टिवेट प्रॉपरली कर रहा था और गिर गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है। यहाँ पर शेनचिंचू को याद आता है कि जो बाइजन पीक के लोग हैं ना, वो अक्सर लियो बिंगे को पीट पाट के चले जाते थे, और वो कहता है क्या इसके पीछे वो नहीं है? लियो बिंगे धीरे से कहता है,
सिर हिलाकर वो यहाँ पर बोलना चाहता था कि हाँ वही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। शेनचिंचू कहता है कि क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? लू बिंगे कहता है मैं अगर जीत नहीं सकता तो भाग जाऊँ। शेनचिंचू कहता है तो तुमने मेरी उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। लू बिंगे कहता है अगर मैं वहाँ से भाग जाता तो हमारे चिंगडिंग पीक का नाम मिट्टी में मिल जाता, और मैं नहीं चाहता कभी भी शिजुन और हमारे सेट का नाम मिट्टी में मिल जाए। शेनचिंचू कहता है तो तुम उनसे लड़ना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, और क्या डिफरेंस है बाइजन पीक के लोगों में और हमारी जगह के लोगों पे अगर हम उनसे लड़ते रहेंगे तो? और कितनी शर्म की बात है, बाइजन पीक के लोग यहाँ आते हैं और मार के चले जाते हैं। मैं कल ही लियू चिंगे को देखूंगा और मैं उससे बात करूंगा कि साल के 365 दिन वो लोग यहाँ आते हैं और हमारे स्टूडेंट को मार के चले जाते हैं। क्या उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपने जूनियर डिसाइबल पे? लू बिंगे कहता है शिजुन आपको लियू शिजी से कोई भी लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना लोग बाग क्या सोचेंगे। यहाँ पर वो कहता है और वैसे भी मैं बाइजन पी के डिसाइबल ब्रदर से बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ। आपने तो कहा है ना हमें इतना कल्टिवेट करना है कि हम लोगों को जवाब दे सकें, और वैसे भी मेरी कल्टिवेशन बहुत बुरी है। यहाँ पर धीरे से वो कहता है कल्टिवेशन प्रैक्टिस हो जाती है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप उतने ही ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं था। और जो फाउंडेशन होती है किसी भी चीज़ की, जो नींव होती है, उसे अच्छे से अगर हम परफॉर्म करेंगे तो जो उसकी इमारत होती है वो अच्छी बनी होती है। तो वो बस लू बिंगे को कहता है कि तुम अपनी कल्टिवेशन पर फोकस करो। यहाँ पर शेनचिंचू धीरे से उसे देखता है और यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि बाइसन पीक पे लियू चिंगे को अपने चीज़ों में कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्या उसका हाथ है उन लोगों को ये सब सिखाने में और उन सबको गुंडागर्दी करने में? यहाँ पर पीक रैंक 7 थी बाइसन पीक की, लेकिन सच में वो एक बहुत ही बदमाशों से भरा हुआ था। वहाँ के बच्चे बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना लोगों को बुली करने वाले थे। लू बिंगे यहाँ पर कहता है, वहाँ पर वो धीरे से खुद को प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। शेनचिंचू उसे अंदर आने के लिए कहता है। लू बिंगे कहता है नहीं मैं बाहर ही ठीक हूँ, मुझे अंदर नहीं जाना, आप जाएँ शिजुन रेस्ट करें। शेनचिंचू धीरे से कहता है अंदर आओ, और तुम्हें रेस्ट लगा रखी है तुमने। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा है मैं कैसे देख रहा हूँ कि तुम कोल्ड विंड में किस तरह से ठंडे में खड़े हो, वो भी आधी रात को। वो दोनों के दोनों बैम्बू हाउस में आते हैं। लू बिंगे जो था वो ऑलरेडी अपने बेड पे जाने के लिए सजी हुआ था। तभी शेनचिंचू जो है वो उसके हाथ से एक ऐसी शराब निकालते हैं जो कि मेडिसिन से बनी हुई थी, और वो धीरे से अपने बेड से आते हैं इनर रूम में से। यहाँ पर लू बिंगे थोड़ा सा डर रहा होता है। शेनचिंचू यहाँ पर उसकी बेल्ट को रिमूव करते हैं। तभी लू बिंगे जो है वो एकदम से कहता है शिजुन आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वो उसके कॉलर को खींचते हैं, नीचे करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी बैक पे ये जो मेडिसिन है उसे अप्लाई करना चाहता हूँ। लू बिंगे डरता है, अपने हाथ को हटाता है और अपनी रिस्ट को खींचता है और कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कमर पे निशान पड़ते ही रहते हैं। यहाँ पर शेनचिंचू कहता है अच्छा तो अपनी कमर पे खुद से कैसे लगाओगे? लू बिंगे कहता है मैं सारी जगह लगा लूँगा, और वैसे भी अगर मुझसे नहीं भी लगा तो मैं पूरी कमर पे इसे फैला लूँगा। यहाँ पर जो हमारा शेनचिंचू होता है वो कहता है वैसे भी ये जो मेडिसिन होती है बहुत थोड़ी सी होती है, तो तुम्हें सारी जगह लगाकर बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, इधर आओ मैं तुम्हें लगा देता हूँ। वो धीरे से उसे पकड़ता है। लू बिंगे अभी भी उसकी ग्रिप में से भागने की कोशिश कर रहा था, बट शेनचिंचू एज अ टीचर उसे पकड़ रहा था। कोई देखने वाला यही सोचेगा कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उससे भागने की कोशिश कर रहा है और शेनचिंचू मोलेस्ट कर रहा है। यहाँ पर वो कहता है वैसे भी चियान काओ पीक जो है आजकल बहुत ज़्यादा नॉइजी हो गया है, उन्हें ये मेडिसिनल अल्कोहल जो है वो हर टाइम चाहिए होती है, और मैं तुम्हें इसे वेस्ट नहीं करने दे सकता। यहाँ पर वो बात कर रहा था कि ये जो मेडिसिन है ना ये देने में आनाकानी करता है जो हमारा चियांग काओ पीक है। यहाँ पर लू बिंगे कहता है पर मास्टर मैं वो कुछ बोल नहीं पाता। इससे पहले लू बिंगे एकदम से आवाज़ निकलता है जैसे ही शिजुन उसकी पीठ पे जो है वो दवाई लगा रहे होते हैं, उसके मुंह से आह निकल जाता है। और तभी शेनचिंचू जो है वो कहते हैं क्या मैंने बहुत ज़्यादा तुम्हें दर्द कर दिया? क्या मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ से तुम्हें दबा दिया? लू बिंगे यहाँ पर मना करता है, सिर हिलाता है। शेनचिंचू कहता है फिर तुम रो क्यों रहे हो? एक इंसान जो होता है, लड़का जो होता है, उसे थोड़ा सा तो पेन बर्दाश्त करना चाहिए, तो तुम रो क्यों रहे हो इतनी छोटी सी बात पर? लू बिंगे कहता है मैं रो नहीं रहा, और ये पेन नहीं है। लू बिंगे के मुँह से एक्चुअली उस वक्त जो निकल रहा था वो कुछ और नहीं बल्कि मोयन थी, बट वो एडमिट नहीं कर सकता था, उसे शर्म आ रही थी। शेनचिंचू फिर उसकी कमर पे रब करे और उसके मुंह से मोयन निकले, तो वो कहता है तुम इतनी ज़्यादा नॉइजेस क्यों निकाल रहे हो, और मैं डिसएग्री हूँ तुम्हारे इस चीज़ से। वैसे भी जो डिसाइपल है ना चिंगजिंग पीक के, वो मेरी जिम्मेदारी है। लू बिंगे कहता है ये डिसाइपल ये ठीक है, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, शिजुन को अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शेनचिंचू अपने धीरे से हाथों को उसकी स्किन पे आगे पीछे थोड़ाता है और कहता है क्या ये कंफर्टेबल है? लू बिंगे जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाता, उसके जैसे लिप्स सिल गए हो, वो अपने ही लिप्स को काट रहा था। यहाँ पर वो जानता था ऑब्वियसली बात है, इतनी मारपीट खाने के बाद अनकंफर्टेबल तो थोड़ा सा लू बिंगे होगा ना, तो उसे कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट ना कर ले, मिसकंसेप्शन हो जाए, तो वो उसके एक्यूपेंचर पॉइंट को दबाने लगता है, और जिसकी वजह से थोड़ा दर्द भी कम हो जाता है। उसे बुरा लग रहा था लू बिंगे की ये स्टेट देख के, और यहाँ पर शेनचिंचू जो है वो अपने हाथ को हटाता है। लू बिंगे को थोड़ा सा रिलीफ हो रहा था। फिर वो शेनचिंचू जो है वो उसको हक कर लेता है, वो उसे अपने साथ बेड पे खींचता है, हक करके लेट जाता है। लू बिंगे एकदम से बोलता है शिजुन शिजुन। शेनचिंचू उसकी तरफ नहीं देखता, बल्कि वो अपनी शर्ट को निकाल देता है। दोनों की बॉडी सिर्फ एक थिन लेयर से ही सेपरेटेड थी। यहाँ पर वो धीरे से उसे देखता है और कहता है मैं बस डर रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा जोर ना डाल दूँ, मैं तुम्हें इस टेक्निक से हील करना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी इंजर्ड है, मेरी स्पिरिचुअल पर्ल्स
तुम्हें जल्दी से ठीक कर देगी और इस मेडिसिनल लिक्वायर जो मैंने तुम पे डाला है इसका एफर्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो भिंगे अभी भी उसके आर्म्स को पकड़ के कहता है शिजुन शिजुन मैंने ये दवाई अपने ऊपर लगवा ली है पूरी बॉडी पे। शिनचिंचू कहता है धीरे से उसको उसकी बॉडी को रब करते हुए लुओ भिंगे के आर्म्स को प्रेस करते हुए, तुम इतना ज़्यादा हिल क्यों रहे हो, मैं बस तुम्हारे बाउंड को ट्रीट करना चाहता हूँ और तुम अभी भी मिसबिहेव कर रहे हो। लुओ भिंगे कुछ नहीं बोलता और कहता है शिजुन ये वर्क नहीं करेगा, मुझे जाने दीजिए। यहाँ पर शिनचिंचू जो है वो धीरे से उसकी तरफ देखता है और कहता है लुओ भिंगे अगर तुम निनयिंगिंग होते और ब्लश कर रहे होते और इस तरह से शाय फील कर रहे होते तो शायद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करता, क्योंकि तुम एक लिटिल गर्ल नहीं हो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। यहाँ पर जैसे ही वो बोलता है मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं तो लुओ भिंगे कहता है शिजुन इसका मतलब ये है कि आप निनयिंगिंग शीजी को कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करते। तभी वो मन में सोचता है अगर निनयिंगिंग इंजर्ड होती तो क्या करते शिजुन। शिनचिंचू मन में सोचता है निनयिंगिंग एक लड़की है, वो इंजर्ड होती चाहे वो कितनी भी ज़्यादा तकलीफ में होती, बट मैं उसके साथ इस तरह से उसकी कमर पे सहलाकर दवाई नहीं लगा सकता था, उसके साथ सो नहीं सकता था, वो भी उसके कपड़े उतार के उसकी कमर को सहलाते हुए। ऑब्वियसली बात है ये इम्प्रॉपर लगेगा। तो वो जवाब देता है नहीं मैं ये सब चीज़ें कभी नहीं करता। लुओ भिंगे कहता है तो अगर आप निन शीजी के साथ नहीं करते तो किसी अदर डिसाइपल के साथ शिजुन क्या आप इस तरह की टेक्निक यूज़ करते। शिनचिंचू कहता है क्या बकवास कर रहे हो, तुम इस तरह से चीज़ों को क्यों इमेजिन कर रहे हो, चलो तुम ना अपने आप को शांत करो और सो जाओ। यहाँ पर वो लुओ भिंगे को अपनी जो चेस्ट होती है उस पर उसका सिर रखवा लेता है और धीरे से वो उसकी कमर को सहलाकर उसके सारे स्पोर्ट्स को ठीक करा होता है। उसे बहुत देर तक पकड़ के रखता है। यहाँ पर जो हमारे लुओ भिंगे था वो बिल्कुल बिल्ली की तरह, भीगी बिल्ली की तरह अभी भी अपने शिजुन से पकड़े हुए था। धीरे धीरे उसके शरीर में पसीना निकलने लगता है, उसके सारे कपड़े, उसकी बैग भी पसीने से बिल्कुल झुंझुड़ जाती है। शिनचिंचू को लगता है कि शायद लुओ भिंगे को अभी यहाँ पर बुखार हुआ है। वो उसके सिर को हाथ लगाने लगता है और यहाँ पर लुओ भिंगे जो था उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था। लुओ भिंगे अब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर वो लुओ भिंगे को देख के एकदम से उसे ऐसा लगता है कि शायद लुओ भिंगे को यहाँ पर फीवर आया है। वो लुओ भिंगे को चेक करके कहता है क्या तुम्हें फीवर आया है, लेकिन लुओ भिंगे उसी वक्त ही फटाफट से बेड से नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के वो भागने लगता है। शिनचिंचू कहता है लुओ भिंगे कहता है आई एम सॉरी शिजुन। वो वहाँ से भाग रहा होता है। शिनचिंचू उससे पूछता है तुम सॉरी क्यों कर रहे हो, चलो वापस यहाँ आओ। वो कहता है नहीं शिजुन मैं इस वक्त आपको नहीं देख सकता, यहाँ मत आइएगा और प्लीज़ कुछ भी हो जाए आप यहाँ मत आइएगा। वो बिल्कुल स्पॉइल्ड किड की तरह बिहेव कर रहा था। शिनचिंचू यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा लेवल तक कल्टिवेट कर चुका था। वो जानता था कि इस तरह से वो जल्दी लुओ भिंगे को ठीक कर देगा, लेकिन लुओ भिंगे उससे दूर भागे जा रहा था। यहाँ पर लुओ भिंगे आगे आगे भाग रहा होता है और शिनचिंचू पीछे पीछे भाग रहा होता है। यहाँ पर आधी रात को सारे उनकी वॉइस सुन रहे थे, लगभग 2 बज गए थे रात के। यहाँ पर जो बंदे पहरा दे रहे थे वो कहते हैं ये तो शिजुन की आवाज़ लग रही है। दूसरा कहता है शिजुन इतनी रात में क्या करेंगे। यहाँ पर वो कहता है मिंग फैन लुओ भिंगे को रोको। आधी रात में मिंग फैन लुओ भिंगे को रोकने के लिए जाता है और वैसी बात है लुओ भिंगे काफ़ी फ्रजाइल सा था। यहाँ पर वो कहता है शिजुन ये डेफिनेटली ऐसा ही करेगा जैसे आपने कहा है, क्या उस ब्रेट ने कुछ किया है। लुओ भिंगे यहाँ पर सबमिट करने से मना कर देता है और वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। यहाँ पर शिनचिंचू कहता है लुओ भिंगे तुम ठीक हो। वो जाकर एक कोल्ड पॉन्ड में जाकर गिर जाता है। शिनचिंचू उससे बार बार कहता है, लुओ भिंगे उसे अपने पास आने से मना करता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शिजुन ने उस बेचारे को कोई मोलेस्टेशन की हो। तभी निनियंगा आती है और कहती है लुओ तुमने ऐसे कैसे किया, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है। शिजुन यहाँ क्या चल रहा है। शिनचिंचू कहता है मैं भी यही पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने किसी ने इसे बुली किया है। लुओ भिंगे कहता है नहीं किसी ने मुझे बुली नहीं किया, कुछ भी नहीं चल रहा। शिनचिंचू यहाँ पर सबको कहता है कि अगर तुम सारे के सारे यहीं पे खड़े रहे तो कल सुबह तुम्हें 100 बार इन चीज़ों को, इस सेक्ट के रूल को कॉपी करना होगा। यहाँ पर वो जैसे ही लोगों को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये तमाशा लोग देखेंगे तो गलत समझेंगे और गलत समझेंगे तो उसे मोलेस्टर मानेंगे। तो सारे बच्चे इस डर से कि रात के 2 बजे हो ही चुके हैं और शिजुन ने कहा था कि सुबह 4 बजे उठ के जो नहीं उठा उसे 100 बार चीज़ें लिखने को मिलेंगी जो भी यहाँ रहेगा। तो फटाफट सारे के सारे अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। लुओ भिंगे अभी भी उसे आने नहीं दे रहा था। शिजुन यहाँ पर बिल्कुल पास आते हैं और कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। लुओ भिंगे कहता है शिजुन ये पानी बहुत ठंडा है क्योंकि रात का टाइम हो गया था, मुझे थोड़ी देर यहाँ छोड़ दीजिए और आप जाइए। यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि लुओ भिंगे ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। यहाँ पर लुओ भिंगे जो है वो पानी में बिल्कुल अपनी कमर लगा के और अपनी नीज़ को हक करके बैठ जाता है और वो अपने घुटनों को हक किए हुए था। वो कहता है शिजुन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। शिजुन यहाँ पर अपने कपड़ों को उठाते हैं और अंदर आते हैं। वो लुओ भिंगे को देखते हैं जो कि अपना चेहरा छुपा रहा था। वो धीरे से कहता है शिजुन मैं वापस से उस लकड़ी की जगह पे नहीं जाना चाहता। शिजुन कहते हैं लुओ भिंगे। यहाँ पर फ्लैशबैक उनका एंड होता है और यहाँ पर शिनचिंचू जो है वो कहता है क्या हो गया है आज तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। यहाँ पर लोग बाग इस सिचुएशन को गलत समझेंगे। वो धीरे से लुओ भिंगे को अपनी बाहों में लेता है और उसे ले जाता है। उस नाइट जो था वो लुओ भिंगे जो है वो उसने बहुत कुछ फेस किया था और ये चीज़ें उसके अंदर रह गई थी। यहाँ पे वापस से सीन आता है जब शिनचिंचू देख रहा था कि लुओ भिंगे किस तरह से उसकी बॉडी को पकड़े हुए था और वो कहता है जिस एज में मैं था आपने मुझे किस तरह से हील किया था। उस वक्त पता है शिजुन मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था जब आपने मुझे पकड़ा हुआ था और आपकी बॉडी मेरे साथ टच हो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊँगा, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी बॉडी के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास से उठकर
मुझे बाहर ठंडे पानी में भागना पड़ा। यहाँ पर शिनचिंचू को वो टाइम याद आता है। उसे हंसी भी आ रही थी कि लुओ बिंगे ने इतनी छोटी सी एज में, प्यूबर्टी की एज में, उसे ये सब चीज़ें फील हो रही थी अपने शिजुन के लिए, और वो शायद इसलिए उठ के वहाँ से भागा था। लुओ बिंगे हुआन हुआ पैलेस में यहाँ पर था और वो अपनी शिजुन से बातें कर रहा था। वो शिनचिंचू की बॉडी को इस वक्त जैसे रब कर रहा था। वो कोई भी सेक्सुअल चीज़ें नहीं थी, बल्कि वो हील करने के लिए कर रहा था। शिनचिंचू ये चीज़ समझ रहा था। लुओ बिंगे का स्टाइल लोगों से भिन्न था, लेकिन कभी भी शिनचिंचू की बॉडी का फ़ायदा नहीं उठा सकता था, वो भी ऐसी स्टेट में। वो बहुत ही ज़्यादा लवेबल इंसान था। वो अपनी शिजुन से बहुत प्यार करता था और लुओ बिंगे का जो अपीयरेंस था वो भी बहुत अच्छा लगता था। वो अपने कामों को बहुत अच्छे से करा करता था। यहाँ पर शिनचिंचू देखता है कि किस तरह से वो अपने बिजनेस को डील किया करता है, लोगों को डील किया करता है, अपने सेक्ट का कार्य करता है, और वो वापस से शिनचिंचू के पास आ जाता था। ऐसे ही एक दिन लुओ बिंगे शिनचिंचू के पास आता है। उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी जो है थकी हुई लग रही थी। वो अक्सर रोज़ दिन सुबह उठ के अपने मास्टर के लिए खोंगी बनाया करता था और उनके लिए पॉरेज भी बनाया करता था। वो अपने मास्टर को पूरा टाइम देखा करता था। मास्टर के लिए हर चीज़ बनाना, कपड़े संभालना, उनका कमरा टाइप करना, ये उसकी हैबिट थी। एक दिन वो ये सब काम नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड था, और वो यहाँ शिनचिंचू की लाश को ये कह रहा होता है, लेकिन दूर से शिनचिंचू ये देखकर हैरान होता है। यहाँ पर लुओ बिंगे उसके पास आता है। उसे पता चलता है घाव देखकर कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई आया था। यहाँ पर वो बोलता है कि आज उस पर हमला करने कोई और नहीं बल्कि जो हमारा लिu जिंगे था वो आया था, क्योंकि वो मुँह चिंगफेन को अपने साथ उठाकर ले गया था। यहाँ शिनचिंचू समझता है कि कितनी बुरी तरह से इंजरी हुई। यहाँ पर वो शिनचिंचू को बताता है कि वो चाहे तो लिu जिंगे को इंजर्ड कर सकता था, हार्म कर सकता था, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भी कभी चिंगजिंग पीक का डिसाइबल था और उसने उसे शिशु माना था। ये बात सही थी। यहाँ पर उसे बहुत बुरा लग रहा था शिनचिंचू को। वो यहाँ जो हमारा लुओ बिंगे था उसके चेहरे को हाथ लगाना चाहता था। यहाँ पर वो मन में सोचता है, तुमने उसे नहीं मारा सिर्फ मेरे लिए। यहाँ पर धीरे से वो लुओ बिंगे के चेहरे को हाथ लगा रहा था कि तभी वो ड्रीम में से उठ जाता है। लुओ बिंगे उसे देख के कहता है शिजुन। शिनचिंचू कहता है लुओ बिंगे कहता है शिजुन। आज मैं वो देखता है कि अभी भी वो ड्रीम स्केप में वो टाइम देख रहा था जब यहाँ पर लुओ बिंगे कहता है शिजुन, मैंने 5 साल से खुद को होल्ड किया हुआ है, पर आज मैं खुद को होल्ड नहीं करना चाहता। मैं वो सब चीज़ें करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी में उस बेचारे को तब भी वो चीज़ें होल्ड करनी पड़ी थी और वो उसे टच नहीं करता। यहाँ शिनचिंचू जो है जब ड्रीम स्केप से निकलता है तो लुओ बिंगे देखता है कि शिनचिंचू भी पसीनों से भरा हुआ है। वो डर जाता है कि क्या मैंने अनकॉन्शियसली आपको अपने सपने में आज एंट्री दे दी। शिनचिंचू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैड था। लुओ बिंगे ने उसके लिए कितना कुछ सफ़र किया। कभी चिंगजिंग पीक के लोगों को सफ़र नहीं होने दिया, क्योंकि वो चाहता था शिजुन की जान वहीं बसती है, अपने दोस्तों में भी। यहाँ पर उसे देख के बहुत बुरा लग रहा था। यहाँ पर वो कहता है शिजुन कि मैंने आपको ट्रबल कर दिया, दुखी कर दिया, सैड कर दिया, अनहैप्पी कर दिया अपने अपने उन ड्रीम की वजह से। शिनचिंचू कुछ नहीं बोलता, उल्टा उसे किस करने लगता है। लुओ बिंगे देखता है कि शिनचिंचू अब वो एकदम से ड्रीम से उठते ही उसके ऊपर आ जाता है और वो कहता है शिजुन आप क्या कर रहे हो। वो उसकी बेल्ट खोलने लगता है और लुओ बिंगे ऑलमोस्ट ओवरवेल्म था। यहाँ पर शिनचिंचू कहता है आज मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। यहाँ लुओ बिंगे धीरे से कहता है शिजुन क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हैं आज। शिनचिंचू कहता है आज की रात मैं तुम्हें अच्छे से फील करना चाहता हूँ। वो और जो लुओ बिंगे होते हैं वो अपने अपने कपड़े एकदम से खोल देते हैं। शिनचिंचू इस वक्त उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके ऊपर ही चढ़कर उसको फील कर रहा होता है। लुओ बिंगे कहता है शिजुन आज मैं जेंटल नहीं होऊंगा। शिजुन कहते हैं तुम जेंटल कभी हुए हो मेरे साथ, तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो। और बिना किसी वेट के दोनों एक दूसरे के साथ सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं और शिजुन कहता है कोई नहीं, आज तो मैं बर्दाश्त कर ही लूँगा। गाइस यहाँ पे हमारा 96 चैप्टर खत्म होता है। बस इस सीरीज़ के 97, 98 और 99 चैप्टर रह गए हैं। उसके बाद ये खत्म हो जाएगी हमारी भिंगे चुकी पूरी नॉवल। तो आई होप आपको ये नॉवल अच्छी लग रही हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।